प्यारे बच्चों, क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम 20 तारीख को आर्ट्स वाले बच्चों का है। साइंस कॉमर्स का हो चुका है, जिसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आर्ट्स विषय का ऑफिशियल जेसीईआरटी द्वारा रेफरेंस बुक निकाला गया था, उसी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 और 2 से बता रहा हूं। और वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन को हम लोग कहां से और देख सकते हैं, तो वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रक्रिया बता दिया है। एक जगह मैंने ये क्वेश्चन को कर दिया ताकि आपको सहूलियत हो जाए, तो हम लोग फटाफट देख सकते हैं। ये चूंकि ऑफिशियल निकाला गया है तो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपका शामिल होगा छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इनमें सभी। तो आपका करेक्ट आंसर डी ही हो जाएगा, इनमें से सभी। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बहुत हिट क्वेश्चन है, रैगनर फ्रिश ने इसको किया था। अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में कौन है? तो ये सभी है आर्थिक समस्या, इसलिए आपका डी हो जाएगा। अगला है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की समस्या है। किसके अनुसार? तो ये रॉबिन्स के अनुसार कहा गया है ये बात को। 1932 में अपना किताब लिखे थे, एक सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और उसमें अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान उन्होंने माना था। अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो किस रूप में? समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित, तीनों रूप में किया जा सकता है। भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा। उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। आर्थिक क्रिया के प्रकार है, तो आर्थिक क्रिया के प्रकार जो उत्पादन, उपभोग और विनिमय तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा। बच्चों ये आंसर भी ऑफिशियल ही दिया गया है, मैंने अपने से नहीं बता रहा हूं इसको। उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में कौन प्रमुख विशेषताएं हैं? तो उत्पादन संभावना वक्र बाएं से नीचे की ओर गिरता है। देखिए उत्पादन संभावना वक्र जो है वो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का। तो ये ऊपर से नीचे गिर रहा है और मूल बिंदु की ओर क्या है? नतोदर है, मतलब इधर धंसा हुआ है, उठा हुआ इधर है, तो नतोदर है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। सीमांत उपयोगिता किसके बराबर होती है? तो सीमांत उपयोगिता ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है, TUN-1। अगला है, कुल उपयोगिता किसके बराबर होती है? तो कुल उपयोगिता जो है TU, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा MU, मतलब MU को अगर हम जोड़ते जाएंगे तो TU हमको ज्ञात तो हो जाएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर कर लीजिएगा। जब कुल उपयोगिता घटने लगती तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो नकारात्मक होती है, मतलब ऋणात्मक भी बोल सकते हैं इसको। कि जब कुल उपयोगिता क्या होती है, इस तरह का वक्र आप लोगों ने देखा होगा, और ये है आपका सीमांत। तो जब ये घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो? तेजी से गिरने लगती है, ऋणात्मक हो जाती है। यदि वस्तु x सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है तो इसका अर्थ है कि यहाँ आपका क्या हो जाएगा? वस्तु x का ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता है। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेना। x की सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता अगर बढ़ रही है तो उसमें ह्रासमान नियम लागू नहीं होगा। जिसका उपयोगिता क्या होगा? घट रहा है, घटेगा, उसी में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का परिभाषा है कि एक ही समय में किसी वस्तु का यदि हम लगातार उपभोग करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः क्या होगी? घटते जाएगी। जैसे यदि आपको भूख लगा हुआ है तो रोटी खाना शुरू कीजिएगा, तो लगातार जब रोटी खाइएगा तो 2, 3, 4, 5 के बाद आपका पेट जब भरने लगेगा तो उसके बाद उससे आपको उपयोगिता नहीं मिलेगी, अनुपयोगिता मिले। तो इसका मतलब है रोटी से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो रही? घट रही है, जिसको हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कह सकते हैं। तो यहाँ पर x की सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है तो इसका अर्थ है कि सीमांत उपयोगिता का नियम x वस्तु पर लागू नहीं होगा। अगला है, एक उपभोक्ता को एक वस्तु की 10 इकाइयों से कुल उपयोगिता 100 तथा 110 इकाइयों से उपयोगिता 110 मिल रही है, सीमांत उपयोगिता ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? घटा देना। किसको किस में घटाना है? तो 10 इकाई का से
इतना मिल रहा है और 110 इकाई से इतना मिल रहा है, तो इसको अगर हम इससे घटा देते हैं तो आपका -10 हो जाएगा। सॉरी, 110 में 100 को घटा दीजिए तो आपका 10 हो जाएगा। यहाँ ख आंसर दिया है, ऑफिशियल तो ख को माना है, लेकिन मेरे हिसाब से ग होगा। फिर है, एक उपभोक्ता एक वस्तु की 10 इकाई का उपभोग कर चुका है, 10वीं इकाई पर उसकी सीमांत उपयोगिता 12 यूटिल है, जबकि वस्तु की बाजार कीमत 10 है तथा उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 1 यूटिल है। ऐसे में उसे उपभोक्ता संतुलन का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा कि वस्तु X का उपभोग बढ़ाना चाहिए। दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में होता है जब, तो दो स्थिति मतलब MUX बट्टा PX बराबर होगा MUY बट्टा PY के। तो यहाँ बराबर जब होगा तो दो वस्तु में उपभोक्ता संतुलन होगा। यहाँ MUX जो है वो X वस्तु की सीमांत उपयोगिता बता रहा है, PX है सो X वस्तु का मूल्य को बता रहा है, Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और ये Y वस्तु का मूल्य को बता रहा है। यदि MUX PX ग्रेटर देन MUY PY तो उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर X से ज़्यादा उपयोगिता मिल रहा है और Y से कम, तो वस्तु X का उपभोग कम करना चाहिए। कम इसलिए करना चाहिए कि इससे बराबर करना है, जैसे 3 ग्रेटर देन 2, तो इससे हमको एक कमी करेंगे तब नहीं इसके बराबर होगा, तो इसीलिए हमको इसमें क्या करना होगा, कमी करना पड़ेगा। इसलिए आपका आंसर होगा वस्तु X का उपभोग कम करना चाहिए। यदि MUX बट्टा PX लेस देन MUY बट्टा PY तो उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए जैसे इसका उल्टा है, तो Y वस्तु को उपभोग में क्या करना होगा, कमी करना होगा। वस्तु X का उपभोग कम करना चाहिए। यहाँ पर गलत लिख दिया बच्चों, यहाँ हो जाएगा Y वस्तु का उपभोग कम करना चाहिए। अधिमान वक्र मूल बिंदु की उन्नतोत्तर होता है जब सीमांत प्रतिस्थापन दर घट रही है, मतलब सीमांत प्रतिस्थापन दर के घटने के कारण ही उदासीन वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। ये क्वेश्चन साइंस में आया था। अधिमान वक्र नीचे की ओर ढलान वाला होता है क्योंकि, तो उपभोक्ता एक दृष्ट अधिमान मान्यता है, मतलब उपभोक्ता क्या होता है, एक वस्तु पर स्थिर हो जाता है, उसमें बदलाव करना नहीं चाहता है। तटस्थ वक्र का ढलान के बराबर होता है, तो तटस्थ वक्र का ढलान जो है -MRS XY होता है। किसके बराबर होता है, तो -AX बट्टा AY। बजट रेखा का समीकरण क्या है, तो इसको याद रख लीजिए, ये बजट रेखा का समीकरण है। बजट रेखा का ढाल बढ़ जाएगा यदि वस्तु X की कीमत बढ़ जाए। बजट रेखा का ढाल खाली स्थान के बराबर होता है, तो किसके बराबर, -PX बट्टा PY के बराबर होता है। आय बढ़ने पर बजट रेखा क्या होता है, तो दाईं ओर खिसक जाएगी। 18 से 22 का उत्तर दिए गए चित्र के आधार पर देना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये उपभोक्ता संतुलन के स्तर को बता रहा है, क्या है कि ये है आपका बजट रेखा। बजट रेखा को उदासीन वक्र जहाँ स्पर्श करता है वो उपभोक्ता संतुलन का बिंदु कहलाता है। अब क्वेश्चन क्या क्या है, तो कौन सा बिंदु अपर्याप्त संयोजन को दर्शा रहा है। उदासीन वक्र वस्तुओं के विभिन्न संयोग को दर्शाता है और ये बजट रेखा उसका साधन को बताता है, मतलब आपके पास 10 रुपया तो 10 ही रुपया तक सामान खरीद पाइएगा, इससे आगे नहीं जा पाइएगा। तो यहाँ जो डी आप देख रहे हैं वो पहुँच के बाहर है। जैसे हम एरोप्लेन तो नहीं ले सकते, तो एरोप्लेन मेरे पहुँच से बहुत बाहर है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। फिर 19 है, कौन सा वस्तु या नहीं कौन सा बिंदु आय के पूर्ण खर्च ना होने को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी जो बिंदु है वो पूर्ण खर्च नहीं होने को दर्शा रहा है। काहे कि उपभोक्ता जो है वो उदासीन वक्र के बिंदु को चुनेगा, वो तो ए को बिंदु को चुनेगा, ए बिंदु को या फिर बी बिंदु को चुनेगा, वो सी को नहीं चुनेगा क्योंकि बहुत नीचे है। अगला है, कौन सा बिंदु उपभोक्ता संतुलन को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर शुरू में ही बता दिए थे, जहां पर बजट रेखा को उदासीन वक्र स्पर्श करेगा, तो ई बिंदु पर स्पर्श करा, तो ये आपका उपभोक्ता संतुलन को बताएगा। किस बिंदु पर MRS XY ग्रेटर देन
पी एक्स बट्टा पी वाई होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ए बिंदु पर होगा। किस बिंदु पर एम आर एस एक्स वाई माइनस पी एक्स बट्टा पी वाई होगा? तो बी बिंदु पर होगा। उपभोक्ता संतुलन में होता है जब एम आर एस एक्स वाई बराबर पी एक्स बट्टा पी वाई होगा। यदि एक व्यक्ति की आय 1000 है जिसे वह दो वस्तुओं x और y पर खर्च करती है तो जिनकी कीमत क्रमशः 2 तथा 5 है, तो बजट रेखा समीकरण क्या होगा? तो बजट रेखा समीकरण आप देख सकते हैं ये बन जाएगा 2qx प्लस 5qy लेस देन इक्वल टू 100 मैंने 1000। यदि प्रश्न 24 में उपभोक्ता सारी आय वस्तु पर खर्च करे तो वह x की कितनी मात्रा खरीद सकता है? तो 500। प्रश्न संख्या 24 के आधार पर सब खर्च करेगा तो x की कितनी इकाई खरीद सकेगा? तो 500 का है कि देखिए x का, तो x यहाँ है, यहाँ 2 है, 2 से इसको भागा लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 500। यदि प्रश्न 24 में उपभोक्ता सारी आय वस्तु y पर खर्च करे तो y वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y का कितना है? 5, तो 5 से इसको भागा लगा देंगे तो आ जाएगा 200। प्रश्न 24 में उपभोक्ता संतुलन में एम आर एक्स कितना होगा? तो एम आर एस है सो आपका यहाँ करेक्ट आंसर -2/5 होगा। काहे कि देखिए फॉर्मूला क्या है? माइनस पी एक्स बट्टा पी वाई होता है। तो x का मूल है 2 और y का मूल है 5, तो यहाँ पर -2/5 हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं x का 2 और y का कितना है? 5 है, तो -2/5 हो जाएगा। तटस्थता वक्र एक सीधी रेखा होगा यदि सीमांत प्रतिस्थापन दर समान हो। मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा मांग की गई मात्रा में संबंध दर्शाता है तो विपरीत संबंध को दर्शाता है। यदि आय बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तु x की मांग बढ़ाता है तो वस्तु x कैसी वस्तु है? तो समान वस्तु है। निम्न कोटि वस्तु की मांग आय बढ़ने पर समान रहेगी। मांग वक्र में संकुचन कब होता है? तो कीमत बढ़ने पर। ये वस्तुएं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है निम्न कोटि वस्तु कहलाती, जिसको हम लोग गिफेन वस्तु भी कह सकते हैं या निम्न कोटि की वस्तु कहेंगे। वस्तुओं का मांग वक्र धनात्मक ढलान वाला होता है तो गिफिन वस्तु में। वस्तु x की कीमत बढ़ने पर यदि वस्तु y की मांग कम हो जाए तो x और y कैसी वस्तु है? तो पूरक वस्तु है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। आय बढ़ने पर मांग वक्र क्या होता है? तो समान वस्तु की स्थिति में दाईं ओर खिसकता है तथा निम्न कोटि की वस्तु की स्थिति में बाईं ओर खिसकता है। मतलब किसी चीज में यदि वृद्धि हो रहा है तो उसका वक्र दाईं ओर जाएगा और कमी होने पर बाईं ओर जाता है। मांग वक्र में खिसकाव का कारण है, तो इसका खिसकाव का कारण है कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारक में परिवर्तन। प्रचार करने से वस्तु को मांग वक्र क्या होगा? तो दाईं ओर खिसकेगा। कीमत में परिवर्तन से क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो आय प्रभाव। प्रतिष्ठात्मक वस्तु की कीमत बढ़ गई, इसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मांग विस्तृत होगी। मांग की कीमत लोच बराबर हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला ही है P/Q गुने डेल्टा Q बट्टा डेल्टा P। मांग की कीमत लोच जब इकाई के बराबर हो तो मांग वक्र का आकार कैसा होगा? तो आयताकार अतिपरवलय होगा। मतलब आयताकार अतिपरवलय वक्र इस तरह का होता है। बेलोजदार मांग का अर्थ है, तो ये फॉर्मूला है ED लेस देन 1, माने मांग की लोच इकाई से कम होगी। यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बिना ही उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए तो उस वस्तु की कीमत की लोच कितनी होगी? तो अनंत हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पूर्णतया अगर बेलोजदार रहता ना, पूर्णतया बेलोजदार, तब यहाँ शून्य हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ केवल बेलोजदार बोल रहा है इसलिए लेस देन 1 होगा। एक सीधी रेखा नीचे की ओर ढलान वाले मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है। ये बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों, 1 होती है। शून्य कीमत पर मांग की कीमत लोच कितनी होगी? तो अनंत होगी। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु पर उपभोक्ता द्वारा किया जाने वाला कुल व्यय बढ़ गया,
उस वस्तु की मांग की लोच कितनी होगी, इकाई से कम। जब मांग वक्र y अक्ष के समानांतर होता है तो मांग की लोच कितनी होती है, तो 0 होती है। यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय समान रहे तो मांग की कीमत लोच कितनी होगी, इकाई होगी। नीचे दी गई तालिका से वस्तु की कीमत व मांग दशाएं निकालिए। तो यहाँ तालिका देख सकते हैं, P 10 और 12 दिया है, Q 20 और 18 दिया है। तो मांग की कीमत लोच क्या होगी, तो इसमें हमको निकाल देना है सबसे पहले डेल्टा P। तो डेल्टा P हो जाएगा 12 में 10 को घटा दीजिए तो 2 हो जाएगा। डेल्टा Q निकालना है तो 18 में 20 को घटा दीजिए तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे, फॉर्मूला है इसका डेल्टा Q बट्टा Q। डेल्टा Q हो गया कितना, तो 18 में 20 को घटा दिए तो हो गया मेरा 2। डेल्टा Q हो जाएगा मेरा डेल्टा Q बट्टा Q बट्टा डेल्टा P बट्टा P। तो डेल्टा Q हो गया 2 और Q हो गया शुरू का मात्रा 20 बट्टा डेल्टा P हो जाएगा मेरा 2 और P हो जाएगा 10। अब इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 2 बट्टा 20 गुने 10 बट्टा 2, यहाँ 10 बट्टा 2 तो 10 दूनी 20, 2 2 कट गया तो 1 बट्टा 2। अब 2 से 1 को भागा देंगे तो कितना जाएगा 0.5। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं आपका कितना है 0.5 आपका हो जाएगा। फिर नीचे की तालिका से बताएं कि मांग की कीमत लोच कितनी होगी। बस सेम इसी तरह आपको बता देना है। ये आपका कुल व्यय प्रणाली द्वारा, ठीक है। तो कुल व्यय का फॉर्मूला होता है मूल्य गुने मात्रा, ठीक। मूल्य गुने, तो यहाँ तो कुल व्यय दिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमत पहले की तुलना में, ये क्वेश्चन को हम कल बताए थे, ठीक है। यहाँ कीमत क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, 2 से 3 हो जा रहा है और कुल व्यय भी बढ़ जाता है। तो कीमत बढ़ने से यदि कुल व्यय बढ़ता है तो इसका मांग की लोच क्या हो जाती है, इकाई से कम हो जाती है। यदि किसी वस्तु की 10% बढ़ने से उसका व्यय भी 10% बढ़ गया तो उस वस्तु की कीमत लोच कितनी होगी, तो लेस देन 1 हो जाएगी। कहें कि 10 और 10 कट जाएगा। एक वस्तु की मांग की लोच कम होगी यदि, तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। ज्यामितीय विधि के अनुसार मांग वक्र में अक्ष पर मांग की कीमत लोच कितनी होती है, तो 0। दवाइयों की मांग बेलोचदार होती है क्योंकि यह अनिवार्य वस्तु है, इसका उपभोग स्थगित नहीं हो सकता है, इसका प्रतिस्थापन उपलब्ध, उपरोक्त सभी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वस्तु की मांग लोचदार होगी, तो दूध हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था। तो बच्चों, ये ऑफिशियल JCRT द्वारा निकाला गया रेफरेंस बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। बच्चों, रेफरेंस बुक या जैक में पूछे गए प्रश्न को यदि आपको साइट पर मेरे देखना है तो आपको क्रोम ब्राउज़र में या गूगल में जाकर लिखना है DRGP82, लिख कर आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं दीपक कुमार लिखा हुआ, उसी को आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, पर भी देख सकते हैं। ऊपर में आपको यहाँ पर क्लास 11-12 मिलेगा लिखा हुआ, जैक बोर्ड न्यूज है, जैक एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्यूशन है और 11-12 मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन है। यदि आपको जैक में आए हुए विभिन्न विषय के प्रश्नों को देखना है तो आपको जैक एग्जामिनेशन क्वेश्चन को क्लिक कर देना है। यदि आपको नोट्स को देखना है तो आपको 11-12 पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर 11-12 को क्लिक करेंगे, प्रचार आएगा, यहाँ पर आपको क्रॉस निशान जो दिखेगा इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे में सबसे पहले आपको क्लास 11 दिखेगा। आपको 11 का देखना है तो 11th में देखिए, फिर क्लास 12 का आएगा। क्लास 12 में यदि आपको इकोनॉमिक्स का देखना है तो आपको इकोनॉमिक्स पे क्लिक कर देना है। इकोनॉमिक्स यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा हुआ है, वहाँ इकोनॉमिक्स पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप ए का है, मतलब ये सभी एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपका आएगा ग्रुप ए और ग्रुप बी का। आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर आपको
जेसीईआरटी द्वारा रेफरेंस बुक निकाला गया था, उसका चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ बना हुआ है, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये रेफरेंस बुक का है। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, तो यहाँ आप क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं। सब हिंदी में है, लेकिन यहाँ आपको चाहिए अंग्रेजी में करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसलेटर जो है उसको अगर आप क्लिक कीजिएगा तो हिंदी, उर्दू, बंगला, फारसी जो भाषा में आपको चाहिए वो भाषा में आपको ये क्या होगा, मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ भाषा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।